अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनील जिम्पल ने एलजी मनोज सिन्हा से उन पर लगाए गए करप्शन और उनके निजी खानदान पर सरकारी खजाने का गलत इस्तेमाल, घरेलू शादी की पार्टियों के इल्जामात पर फौरी वजाहत करने का मुतालबा किया। माननीय एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद के ऊपर बैठे हुए हैं और आपके ऊपर एक गंभीर आरोप, इल्जाम लग रहे हैं और ये लेटर बड़ी तेजी के साथ सर्कुलेट हो रहा है जम्मू कश्मीर में और हर नौजवान के हाथ में ये लेटर चला गया है और अवाम ये जानना चाहती है और आपसे क्लैरिफिकेशन जानना चाहती है। इस लेटर के सर्कुलेशन के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है और इसकी क्लैरिफिकेशन आपसे मांग कर रही है कि आपने अपने घरेलू काम के लिए अपने बेटे की शादी के ऊपर लगभग 11 लाख रुपया सरकारी खजाने का गलत तौर के ऊपर इस्तेमाल किया हुआ है और आपको ये इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। आप तो कहते थे कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार को लेकर के, करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस होगा, लेकिन आप ही के ऊपर इल्जाम लग रहा है और ये मांग उठाई जा रही है। उस आईएएस ऑफिसर, उच्च अधिकारी ने यह कहा है कि इसकी सीबीआई की क्राइम की इंक्वायरी हो और एफआईआर दर्ज की जाए इसके ऊपर। तो ये बड़ी गंभीर चिंता का विषय है और उनका यह भी कहना है कि ये प्रधानमंत्री के कार्यालय तक, नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय तक ये लेटर पहुंच चुकी है और हम ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसकी क्लैरिफिकेशन दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आप बिना समय गवाए इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दें। और साथ में अफसोस तो इस बात का हो रहा है कि क्या इसीलिए आप जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों के ऊपर स्मार्ट मीटर, रिचार्ज वाले मीटर हमारे ऊपर लगा रहे थे? रेत, बजरी, पहाड़, शराब के ठेके और दरबार मूव रोक दिया, तमाम कारोबार आपने ठेके जो हैं, पावर प्रोजेक्ट नीलाम कर दिए, हमारे बाहर के लोगों को आपने मीटर्स के ठेके, केबलिंग्स के ठेके, न जाने कौन कौन से मुफाद पहुंचाए हैं। और फिर सत्यपाल मलिक ने भी ये कहा था कि 300 करोड़ रुपए की फाइलें आई हैं। तो आप इसकी जल्द से जल्द क्लैरिफिकेशन करें। और आप सबसे बड़ी तो अफसोस की बात यह है कि आप तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपने तो किसी की भी बात का जवाब आज तक नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी देखिए कैसे गोल गोल वादे कर रही है। चुनाव आ रहे हैं असेंबली के और कहते हैं अब वो डेली वेजरों के इस बारे में सोचेंगे। अरे पिछले 10 सालों से क्या कर रहे थे आप? और आप तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपने किसी एक भी पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, फायर एंड इमरजेंसी के घोटाले, जेकेएसएसबी के घोटाले, सिलेक्शन लिस्टों में घोटाले, एपटेक की कंपनी में घोटाले, कोई आंगनवाड़ी वर्कर, होमगार्ड्स को, लैंड डोनर्स, किसी का काम नहीं किया। ये सब आपसे बच्चे मिले थे, लेकिन सवाई आश्वासन के आपने कुछ नहीं दिया। और आज ये इतना बड़ा खुलासा हो गया कि आपने लगभग 11 लाख के करीब सरकारी खजाने का पैसा जो है अपने घरेलू काम के ऊपर, अपने बेटे की शादी के ऊपर खर्च किया। तो इसकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि आपके ऊपर ये इल्जाम लगा है। ये इल्जाम राजभवन के ऊपर लगा है और राजभवन को इसकी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा साहब, आपको इसकी बिना समय गवाए क्लैरिफिकेशन दीजिए, इससे पहले कि ये बात तूल पकड़ जाए और इसका आने वाले असेंबली के चुनावों में, भारतीय जनता पार्टी के चुनावों पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो भी बड़ी दावे करते थे कि जीरो टॉलरेंस। प्रधानमंत्री जी भी कहते थे करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, अमित शाह जी भी कहते थे करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, वो भी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस। लेकिन राजभवन में क्या हो रहा है, इसके ऊपर जो इल्जाम लगा है, इसकी क्लैरिफिकेशन आप बिना समय गवाए दीजिए। आपसे बेरोजगार नौजवान और गरीब जम्मू कश्मीर के लोग बेहद परेशान हैं, इसलिए आपको इसका जवाब देना बनता है। क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द, बिना समय, जो ये सोशल मीडिया में लेटर सर्कुलेट हो रही है, इसकी क्लैरिफिकेशन आप प्लीज दीजिए। धन्यवाद लेफ्टिनेंट साहब। 3 नए फौजदारी क़वानीन का सबसे ज्यादा असर दलितों और मुसलमानों पर पड़ेगा। ये बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कही है।
उन्होंने 3 नए फौजदारी क़वानीन के ज़िमन में एक इजलास में शिरकत की थी और इसमें खिताब किया। ये जो आम शहरी पर और खास तौर से दलित और मुसलमानों पर इसका असर पड़ेगा। अगर अब जो कानून है वो ये है कि अगर आप पे कोई जुर्म होता है, जुल्म होता है, तो आप पुलिस में जाकर कंप्लेन करते हैं और कंप्लेन करने की बुनियाद पर फौरन एफआईआर दर्ज हो जाता। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कानून ये बनाया कि आप कंप्लेन करेंगे तो एफआईआर नहीं दर्ज होगा फौरन। 15 दिन के वक्त में पुलिस का इंस्पेक्टर तहकीकात करेगा और उसमें लफ्ज आया क्या प्राइमा फेसी एक केस बनता है नहीं बनता है। अब कानून में क्या है कि आप कंप्लेन करते और सेक्शंस के मुताबिक एफआईआर हो जाता। कोर्ट तय करता था कि प्राइमा फेसी केस मुझ पर चलेगा या नहीं चलेगा। तो अब पुलिस को यह इख्तियार दिया गया कि वो 15 दिन के अंदर ये देखेंगे कि प्राइमा फेसी केस होगा नहीं होगा। अब कई ऐसे कानून है जो 3 और 7 साल की सजा उसमें है, उसमें 98 सेक्शंस हैं। अब फर्ज करें किसी मुसलमान को जानवर लेके जा रहे और रोक कर मार दिए, पीट दिए, खूब सरवर फोड़ दिया उनका, तो उसमें 3 से 7 साल की सजा है। तो अब वो जिसको मारा और पीटा गया, जो दवाखाने में जेर इलाज है, अब ये साहब इंस्पेक्टर अपने सुप्रिटेंडेंट से इजाजत लेंगे और उन्होंने ये तय करेंगे कि जिसको मारा और पीटा गया पीलू खान नाम हो, इखलाफ नाम हो उनका, कि उन पर उनकी शिकायत पर केस रजिस्टर होगा या नहीं होगा। तो उसमें एक तो ये हो गया, जिसमें और एक है कि अगर आप किसी के मजहबी जज्बात को मजरू करते, जिसका सेक्शन शायद इस कानून में 299 है, माने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। इसका मतलब यह है कि 15 दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एक और बात, जो मुल्क से गद्दारी सेडेशन का कानून, जो हुकूमत बोली के सेडेशन नहीं है, हम नहीं रखे, सेडेशन का नाम लिए बगैर एक नया कानून बना दिया गया 197/1। तो ये भी एक खतरनाक बात है। सब चीजें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एफआईआर से पहले पुलिस ये देखेगी कि प्राइमा फेसी केस है या नहीं। और दूसरी खतरनाक बात इसमें है कि अगर कोई भी मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दिया तो 15 दिन तक पुलिस मुझे बुला सकती है और मुझे मालूम भी नहीं होगा कि मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ नहीं हुआ। कभी पुलिस ने बुला के बिठा लिया, बैठे रहिए, आपको इन्वेस्टिगेशन पे इंक्वायरी के लिए बुलाए, तो ये कंप्लेनेंट के भी हक में नहीं है और जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई उसको भी नहीं मालूम। अब बेचारा वो बेकसूर है, तो बार बार पुलिस स्टेशन को उनको बुलाना कि आप बैठे रहिए, आते रहिए, ये एक चीज है। दूसरी बात यह है कि पहले के कानून में यह था, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो आप कोर्ट को जाके प्राइवेट कंप्लेन कर सकते थे। अब वो भी निकाल दिए। माने कैसे निकाले? प्राइवेट कंप्लेन अगर आप करेंगे, आप किसी जैद बकर के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेन करें, तो वो प्राइवेट कंप्लेन उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक जिसके खिलाफ शिकायत दी गई उसको कोर्ट नहीं सुन लेता। अगर वो ताकतवर है तो वो वक्त मिल जाएगा। कानून, असल क्रिमिनल कानून में क्या है कि जो शिकायत करता है, जिस पर जुल्म हुआ है, वो वक्त अहम होता है। अब वो जो दौलतमंद है उन्होंने उसको ये कर सकते हैं। साबिक एमपी बोयनापल्ली विनोद कुमार ने तशवीश जाहिर की है कि तेलंगाना कानून साज कौंसिल का वजूद खतरे में है। कानून साज कौंसिल मुकम्मल तौर पर तहलील होने का खतरा है। आइन के आर्टिकल 171 के मुताबिक कानून साज कौंसिल में कम अज कम 40 नशस्तें होनी चाहिए और इससे कम नहीं। कानून साज असम्बली की 1/3 नशस्तों पर कौंसिल के अरकान होने चाहिए। तेलंगाना भवन में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बोयनापल्ली विनोद कुमार ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता मियाद में की गई आईनी तरमीम की वजह से कानून साज कौंसिल का वजूद खत्म हो गया। आदि श्रीनिवास गवर्नमेंट विप ने कहा है कि केसीआर के फार्म हाउस में बैठकर कहानियां सुनाई जाती हैं। चंद्रशेखर राव बीआरएस कारकुनों को गरीब खातून पद्मा की कहानियां सुना रहे हैं। केसीआर तकलील और
वहम के दरमियान है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि केसीआर को किसी माहिर नफ्सियात को दिखाने की जरूरत है। अगर आप केसीआर के तर्ज अमल को देखेंगे तो वैसा ही कह रहे हैं कि वो फार्म हाउस के वज़ीर आला हैं। महकमे महसूलात, हाउसिंग, इत्तलात और शहरी ताल्लुकात और वरंगल जिले के इंचार्ज वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत तारीखी शहर वरंगल की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही। हाल ही में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वरंगल जिले के अपने दौरे के दौरान वहां के अवाम की उमंगों के मुताबिक बहुत सी यकीन दहानियां करवाई और इस तनाजुर में उन्होंने अहदेदारों को हुक्म दिया कि वो वरंगल शहर के तरक्याती कामों को मद्देनजर रखते हुए जंगी बुनियादों पर शुरू करें। हुकूमत की तरजीहात वरंगल जिले के वुजरा, कुंडा, सुरेखा, दानासरी, अनुसुया सीतक्का और चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल एडवाइजर वेम नरेंद्र रेड्डी ने सेक्रेटरिएट में वाक़ अपने दफ्तर में वरंगल शहर की तरक्की का 6 घंटे तक जायजा लिया। TGPSC के मुहासरे के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर बहारासा के तालिब इल्म लीडर अद्वैत रेड्डी पुलिस के लाठियों से शदीद तौर पर जख्मी हो गए। रेवेन्यू, हाउसिंग, इत्तलात और शहरी ताल्लुकात के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि उनकी हुकूमत गरीब लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत को बरसर इख्तिदार आए 7 माह हो चुके हैं और इंतखाबात में किए गए वादों को बिला वजह नाफिज किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि उनकी हुकूमत सहाफियों की फलाह व बहबूद को अहमियत देगी। श्रीलंका के मीडिया प्रोफेशनल्स के एक आला सतह वफ्द ने सेक्रेटरिएट में रेवेन्यू, हाउसिंग, इत्तलात व शहरी ताल्लुकात के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। ये वफ्द डॉक्टर MCRHRD इंस्टीट्यूट के ज़र एहतमाम मीडिया मैनेजमेंट पर 2 हफ्ते के तरबियती प्रोग्राम में शिरकत के लिए तेलंगाना में आया हुआ है। TPCC तर्जुमान चिंगानी दयाकर ने कहा है कि उन्होंने कहा कि BRS पार्टी जिसने 10 सालों में बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए बगैर 3 गुना मुसीबतें खड़ी कर दी हैं, उन्हें बेरोजगारों के बारे में बात करने का कोई हक हासिल नहीं है। हुकूमत ने बेरोजगार अफराद को नौकरियां फराहम करने के लिए जॉब कैलेंडर भी जारी किया है। हुकूमत 2022 में पुराने नोटिफिकेशन की जांच करेगी। केसीआर के दौरे हुकूमत में खौफ की वजह से बेरोजगार नौजवानों ने तमाम इम्तिहानात का बाइकआउट किया। మీరు దయచేసి ఈ ముట్టళ్లతోని ఈ ఆందోళనతోని దయచేసి మీ యొక్క సమయాన్ని మీ యొక్క విలువైన సమయాన్ని వృధా చేసుకోవద్దు। కొందరు దీన్ని తప్పుదారి పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు। దీని వెనకాల కొంత బలమైన కుట్ర ఉంది। విద్యార్థులారా, నిరుద్యోగులారా ఆలోచించండి। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిరుద్యోగుల గురించి ఆలోచిస్తా ఉన్నారు, జాబ్ క్యాలెండర్ గురించి ఆలోచిస్తా ఉన్నారు। దయచేసి మీరు ఆలోచన చేయండి। నిరుద్యోగులకు మంచి రోజులు రాబోతా ఉన్నాయి। తెలంగాణలో భవిష్యత్ అంతా మనదే కాబట్టి ఆలోచన చేయండి। ఇన్ని రోజులు మీరు కష్టపడ్డారు, ఇన్ని రోజులు మీరు పోరాటం చేశారు, ఇక ఈ పోరాటాలు వద్దు మనకు। కష్టపడండి, మీరు చదువుకోండి, మంచి అవకాశాలు రాబోతా ఉన్నాయి। ప్రభుత్వం మొత్తం కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ప్రజా ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి గారు మన గురించి ఆలోచిస్తా ఉన్నారు। దయచేసి మీరు ఆలోచించండి అని కూడా మీ అందరికీ చేతులు జోడించి నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాను। దయచేసి దీన్ని కొంతమంది దళారీలు దీన్ని ఒక రాజకీయంగా వాడుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఆలోచన చేయాలని కూడా మీ అందరికి కోరుతా ఉన్నాను। మీకు మేము చెప్పడం వల్ల కాస్త ఇబ్బందిగా ఉండొచ్చు కానీ మంచి రోజులు రాబోతా ఉన్నాయి। మీ చేతుల మీదుగా మీరే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి, ప్రభుత్వానికి పాలాభిషేకం చేసే రోజులు దగ్గరలో ఉన్నాయి। మీరు ఆనందించే రోజులు దగ్గరలో ఉన్నాయి। దయచేసి కొంచెం ఓపిక పట్టండి అని నిరుద్యోగ మిత్రులందరికీ మీ అందరికీ చేతులు జోడించి నమస్కారం చెప్తున్నా। నేను మీ చినగాని దయాకర్। థ్యాంక్ యూ, నమస్తే। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर डॉक्टर चिन्ना रेड्डी ने महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में मुनक़दा अवामी खिताब के प्रोग्राम में शिरकत की और दरख्वास्तें वसूल की। मुख्तलिफ मसाइल के साथ आए लोगों ने चिन्ना रेड्डी और प्रजा भवन के अहदेदारों को अर्जियां पेश की और मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में कुल 594 दरख्वास्तें मौसूल हुई। AIYF राष्ट्र समिति के ज़र एहतमाम रियासत भर में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और लेफ्ट यूथ एंड स्टूडेंट यूनियन के लीडरों की गैर कानूनी गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए रियासती हुकूमत की तरफ से बेरोजगारों के मसाइल को नजरअंदाज करने के खिलाफ एहतजाज करते हुए कोयला कानकनी नीलामी मनसूख करने का मुतालबा किया गया है। उन्होंने इंटेलिजेंस और पुलिस की लापरवाही के खिलाफ प्ले कार्ड के साथ धरना दिया। सुधीर कुमार शर्मा एडवोकेट नेशनल प्रेसिडेंट इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए नए कानून पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। ये आज नए कानून लागू हुए हैं, किस नजरिए से देखते हैं, क्या फायदा या नुकसान होने वाले हैं? नए कानून से जनता को लाभ ही लाभ मिलेगा, अधिवक्ता को थोड़ा
स्ट्रगल बढ़ेगा, उसको जानकारी करनी पड़ेगी। नए और पुराने कानून को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जो आज से पहले पुराने कानून हैं वो पुराने आधार पर डिसीजन होगा और नए कानून का नए आधार पर डिसीजन होगा। अधिवक्ता का सबसे बड़ा यही है कि उसे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और जनता को एक समुचित और सुलभ न्याय मिलेगा। आमजन के लिए फायदेमंद होगा या फायदेमंद रहेगा। चेयरमैन TGMFC उबैदुल्ला कोतवाल ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना अनुमला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। ये मीटिंग हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस में मुनक़िद हुई, जहां उन्होंने रियासत तेलंगाना में अक़लियतों को बाइख्तियार बनाने, तरक्की और फलाही स्कीमों से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। GHMC में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की मुकम्मल रोकथाम में एंटोमोलॉजी एक अहम रोल अदा करती है। GHMC कमिश्नर अमराब अली के हुक्म पर मच्छरों से बचाव के लिए कई स्कूल में बड़े पैमाने पर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए गए हैं। बारिश के मौसम के पेश नज़र इस पस मंजर में मच्छरों की अफजाइश का इम्कान ज्यादा रहता है। ताकि मच्छरों की अफजाइश ना हो, खास तौर पर तमाम स्कूलों में हर जुमे को नमाज के वक्त तलबा को आगाह किया गया। आदिलाबाद शहर मुस्तकिल के महल विद्यानगर के ASI यूनुस खान वल्द मरहूम मुस्तफ़ा खान CID डिपार्टमेंट हैदराबाद 56 साल की उम्र में और ड्यूटी के दौरान सिकंदराबाद के अल्फा होटल के करीब दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है। ASI यूनुस खान की नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा ईदगाह मैदान भक्तापुर आदिलाबाद में अदा की गई और सरकारी एजाज के साथ ईदगाह मैदान से मुतसिल कब्रिस्तान में तदफीन अमल में लाई गई। पसमानदगान में बेवा के अलावा एक लड़का और एक लड़की है। कबल अज़े जिले SP आदिलाबाद गौस आलम और DSP LG1 रेड्डी ने मरहूम की रिहाइशगाह पहुंचकर लाश का दीदार किया और पसमानदगान से ताज़ियत पेश करते हुए गहरे रंजो गम का इजहार किया। एक और रिश्वतखोर ऑफिसर हुआ गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर सर्कल ऑफिस पर ACB की रेड हुई थी, जहां पर बलवंत रेड्डी नामी असिस्टेंट इंजीनियर को रोड के कॉन्ट्रैक्टर से 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। మీరు 106 కాల్స్ ఉంటాయి. 106 కాల్స్ ఇంకా మీకు ACB వాళ్ళు మేము ఇక్కడ నంబర్స్ కూడా ఇస్తాము. అండ్ ఎనీ టైం మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. రౌండ్ ద క్లాక్ 24 అవర్స్ మాకు కాల్ సెంటర్ ఉంటుంది. ఎనీ టైం యూ कैन अप्रोच. అవర్ పేరు సార్ माजिद अली खान DSP। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।